वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया मज़े में ही होंगे। लास्ट क्लास में यानी अब तक के जो हमने देखा, बेसिकली इट वाज नथिंग बट इंट्रोडक्शन टिल नाउ। जो भी हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, वो था हमारा 11 का एक रिवीजन, या जिसको आप इंट्रोडक्शन बोल सकते हो आपके, कि आपको अकाउंटिंग में अभी पढ़ना क्या है। बट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में कुछ 12 से 15 मार्क का वेटेज आपके एग्जाम में होता है। मैं अभी वेटेज आपको सीधा सीधा इसलिए भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी अब तक का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, ये अब तक के पता नहीं चला है। बट यस, आपका सिलेबस जो है बोर्ड का वो पता चल चुका है। जिनका स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस चेंज हुआ है, सीबीएसई सेम, बट आपका सिलेबस पहले से प्री डिफाइंड था, तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोगों का कोर्स मैं डिस्कस करूंगा जब हम आपका सेशन अलग से लेंगे। अभी जो मैं वो टॉपिक्स पहले कवर कर रहा हूँ जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स दोनों के लिए जो टॉपिक्स कॉमन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न दैट टॉपिक्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक, शेयर कैपिटल, या रादर इसको शेयर नाम से भी ये टॉपिक जाना जाता है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सभी का ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनोगे। ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में कवर्ड की हुई है, लिखी हुई है। आप लोगों के पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी ये सब बताया हुआ है, तो हमारे को अभी उसको लिखना कुछ भी नहीं है, हमको समझना है कि क्या है। क्योंकि हमारे लिए मेजर फोकस जो रहने वाला है, थियरी कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्टिव थियरी क्वेश्चंस आपको या तो एसपी, ओसी या आपका जो बीएस नाम का सब्जेक्ट होता है उसमें पूछे जाते हैं। अकाउंट्स में मेजरली वो कॉन्सेंट्रेट करता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेके। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए जितनी थियरी की ज़रूरत है, मैं उतना थियरी पे यहाँ कॉन्सेंट्रेट करूँगा और हम आगे बढ़ते चले चलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरा सवाल आप लोगों से, सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? कैन एनीबॉडी हेल्प मी? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? शेयर्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? कैपिटल। सुजल का कहना है सर इट इज कैपिटल, ओके। और व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? हाँ शांतनु, क्या बोला आपने? सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी, ओके ओके। एक मिनट, चैट शुरू है, मैंने चैट चालू नहीं किया। प्रेजेंट सर, ओके, प्रेजेंट ही हो गई। शेयर, हाँ, शेयर आर डिवाइडेड, डिविडेंड ऑफ कंपनी बेटा गलत है, शेयर आर डिविडेंड ऑफ कंपनी गलत है। डिविडेंड अलग चीज़ है, शेयर अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, शेयर का मतलब अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँ, ये लेमैन टर्म्स में अगर हम बोलूँ, तो शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अगर हमको कंपनी की ओनरशिप चाहिए ना, तो उसके लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, दैट इज शेयर। मतलब मेरे को अगर रिलायंस का ओनर बनना है, बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। रिलायंस का ओनर अगर मुझे बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जस्ट मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, रिलायंस के शेयर्स खरीद लूंगा। क्या बोला मैंने? वापस बोलो। स्टॉक मार्केट पे हम गए और रिलायंस के शेयर्स खरीद कर ला लिए। मैं और अंबानी दोनों पार्टनर हो जाएंगे। जैसे ही मैंने शेयर्स खरीदा रिलायंस के, आपको नहीं लगता रिलायंस कंपनी के हम दोनों ओनर हो जाएंगे? तो इफ यू वांट टू बिकम एन ओनर इन अ कंपनी, यू हैव टू बाय शेयर्स, यू हैव टू बाय शेयर। ये लेमैन टर्म में, दैट इज स्मॉल पार्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो शेयर मतलब क्या होता है? इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। छोटा छोटा जो ओनरशिप का पार्ट होता है उसको हम शेयर्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर। बट अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है और एग्जाम में आप ऐसी डेफिनेशन लिख के आते हो, तो चांसेस ये है कि नंबर कम मिले, बिकॉज विल हैव टू राइट प्रिसाइज डेफिनेशन जो लॉ में लिखी हुई है। लॉ में लिखी हुई है मतलब जो हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? हमारे कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन मेंशन की रही थी है वो क्या है, मैं बता देता हूँ। सिमरन बेटा आज लेट आए, कल लेट नहीं आना। सिमरन इकबाल, हमारा क्लास 4:30 बजे शुरू हो जाना चाहिए। 4:30 में 10 मिनट समझ लो अटेंडेंस और वो सब लेने में, आपको एडमिट करने में, बट उससे ज़्यादा लेट नहीं, ठीक है सिमरन? याद रहेगा। चलिए, शेयर इज स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी, बट इसको कंपनी लॉ का डेफिनेशन, हमको लॉ में लीगल डेफिनेशन जो है वो लिखनी पड़ेगी। वो इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मुझे पता है आप लोगों को ये सेक्शंस और ये सब याद नहीं रहने वाले, कोई बात नहीं, कोशिश करो, याद रहे तो बहुत ही अच्छा, नहीं रहे तो भी कोई बहुत ज़्यादा जीवन में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। याद रख लिए, अच्छी बात है। नहीं भी रहा तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। According to section 2 subsection 84 of the Companies Act 2013, share is share in the capital of the company and includes stock as well. मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करेंगे हम। एक मिनट।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? शेयर इज शेयर इन, देखो शेयर इज शेयर इन कैपिटल ऑफ कंपनी। मेरे को एक चीज बताओ, कैपिटल का मतलब मैं ओनरशिप बोलूं तो चलेगा क्या? कैपिटल का मतलब अगर मैं ओनरशिप बोलूं तो चलेगा क्या? कैपिटल इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर, हमने बचपन में बहुत पढ़ा है इसको। तो स्मॉल पार्ट ऑफ, देखा ऊपर जाए देखो, शेयर इज शेयर, शेयर इज अ पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। इसका मीनिंग मैंने ऊपर लिखा था, स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी दैट इज कॉल्ड एज शेयर। बट कंपनीज लॉ में ऐसा डेफिनेशन लिखा हुआ है, शेयर इज शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल, इट इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल। इसका मतलब क्या होता है? एक सिंपल आपको एक चीज बताओ तो बेटा, क्या होता है, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, अगर हमको रिलायंस के शेयर खरीदने हैं तो हम उसका एक शेयर नहीं खरीद सकते, वो एक बंडल में होता है। बंडल में होता है मतलब 10-10 के बंडल होते हैं। मैं रिलायंस का सिंगल शेयर नहीं खरीद सकता। क्या है, सिंगल शेयर का रिकॉर्ड रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। हर एक के पास एक एक शेयर रहेंगे, इतने नंबर ऑफ शेयर्स है, हर एक के पास से शेयर्स हम कलेक्ट करते जाएंगे और उसका रिकॉर्ड मेंटेन अगर करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो व्हाट वी डू, वी मेंटेन अ लॉट्स। जो शेयर स्टॉक मार्केट में भी जो ट्रेड होता है वो सिंगल सिंगल शेयर ट्रेड नहीं होता, लॉट में ट्रेड होता, एंड दैट लॉट इज कॉल्ड एज स्टॉक। वो लॉट को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो 10 यानी बंडल ऑफ शेयर्स इज स्टॉक, बंडल ऑफ शेयर इज स्टॉक। जो 10 शेयर का एक बंडल बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक। तो एक बार बोलो मेरे साथ, क्या है? शेयर इज शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर इज शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक, एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ शेयर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? सर अभी आपने बोला शेयर, एक मिनट, अभी जो हमने पढ़ा ये पढ़ा हमने शेयर्स। अब मैं बोल रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल। अगला जो सवाल है हमारा वो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल। दोनों में फर्क है। शेयर मतलब क्या था? इट वाज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप। और शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? कैन एनीवन वांट्स टू ट्राई शेयर कैपिटल? द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल? मनी ओन्ड बाय, ओके, कैपिटल ऑफ कंपनी ऐसा बोलना चाह रहा है एक स्टूडेंट, वो कुछ हद तक सही है। बेटा मनी नहीं, मनी अलग चीज हो गई, कैश अलग अकाउंट होता है, शेयर कैपिटल अलग अकाउंट है। मतलब कलेक्टिव शेयर्स बोलना चाह रहे हो ना, जो जितने भी छोटे 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 पार्ट्स है उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। जैसा रोहन के पास 10 शेयर है, दीपक के पास 20 शेयर है, मेरे पास 40 शेयर है, तो 10, 20 और 40 ये सब मिला के उस कंपनी का शेयर कैपिटल हो गया। ये सब मिला के कंपनी का क्या हो गया? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर, देन इट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। जो छोटे 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 जो शेयर्स होते हैं उसको मैं अगर कंबाइन एक जगह ला लूँ तो उसको हम कंपनी का शेयर कैपिटल बोलते हैं, उसको हम कंपनी का क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर्स मतलब वो सिंगल शेयर विच इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी, और ऐसे सारे पार्ट्स को अगर हम कंबाइन कर ले तो दैट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। तो दोनों में फर्क है। शेयर्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंपनी, एक शेयर, एक सिंगल शेयर, दैट इज शेयर, एंड सभी को मिला लिया तो शेयर कैपिटल, सभी को मिला लिया तो वो क्या कहलाया जाएगा? शेयर कैपिटल। तो कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल होता है ये मेंशन किया होता है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी का जो टोटल शेयर होगा वो कहाँ मेंशन किया होगा? उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये लिख रहा हूँ मैं, अंडरलाइन कर देता हूँ। कंपनी का शेयर कैपिटल इज मेंशन इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैम ये एक मिनट देखना ना, कंपनी का जो शेयर है दैट इज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है मैं बता दूं। दिस इज अ रूल बुक ऑफ कंपनी। कंपनी के 2 रूल बुक होते हैं, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल। तो दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आई डोंट नो आपने पढ़ा है क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अभी 11th में? यस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है, याद है क्या? कैपिटल क्लॉज होता है, वहां कैपिटल क्लॉज में बताया हुआ रहता है कि कंपनी का टोटल शेयर कितना है, कितना कंपनी अपने लाइफ टाइम में शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। याद आया क्या? ऐसा कहीं हमने पढ़ा था, एसपीओसी या बीएस में शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्लियर है यहाँ तक? तो शेयर्स और शेयर कैपिटल का डिफरेंस आई होप समझा है। शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी एंड दैट ओनरशिप के पार्ट्स कंबाइनिंग टुगेदर आर कॉल्ड एज शेयर कैपिटल, एंड दिस शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए इज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट मैक्सिमम नंबर द कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इतने शेयर्स कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इशू कर सकती है। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स?
ये व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने कितने प्रकार के शेयर होते हैं? टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, कौन से दो टाइप है? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, परफेक्ट, दे आर टू। हाँ हाँ समझ गया बेटा मैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, गुड, जिन्होंने जवाब दिया अच्छी बात है, वो नाम बहुत फटाफट ऊपर नीचे हो गए, मैं बोल नहीं पाया। Yes, equity shares and preference share. There are two types of share. One is equity share and another is preference shares. Can anybody help me with that? What do you mean by equity share? Yeah, what do you mean by equity share capital? क्या होता है equity share capital? चैट बॉक्स में लिखिए, हरी आप, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है लिखिए चैट बॉक्स में। कंपनी के लाइफ टाइम तक जो कैपिटल कंपनी के पास होता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, ऐसा उसका बोलना है, ये गलत है। जिस पे डिविडेंड मिलता, ओहो, तो प्रेफरेंस पे डिविडेंड नहीं मिलता क्या? हाँ बेटा, करण करण जरा जोर से बोल ताकि सबको आवाज आए। क्या बोला, जो प्रेफरेंस, क्या वापस बोलो। करण आई एम वेटिंग, क्या बोला आपने बेटा, वापस बोल। शेयर्स है, ओके, और जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। ना ना शांतनु बेटा, कंट्रोल तो बहुत गलत है, बहुत ट्रैक से भटका हुआ है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं शांतनु, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एग्जांपल है। एप्पल चीकू का एग्जांपल ले चुका हो कि बाकी है? कब लिया अभी ये, इसमें पिछले 2 दिन में लिया कि पहले ही ले लिया था? बाकी है, ओके चलो शांतनु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए शांतनु। शांतनु क्लास शुरू होने से पहले मैंने तेरे हाथ में 10 सेब दिए, कितने सेब दिए शांतनु? 10। क्लास चलते चलते उसमें से 2 चीकू तूने खा लिए, क्लास के दौरान 2 चीकू खा लिए, कितने सेब बचे? अरे 2 चीकू खा लिए ना। अच्छा एग्जैक्टली, एप्पल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ चीकू। बेटा एग्जाम में हम यही गड़बड़ करते हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, आप बता रहे हो सर उस पर डिविडेंड मिलता है, आप बता रहे हो सर ये वाइंडिंग अप तक साथ में रहता है, ये इसके मीनिंग हो गए कि इसके फीचर्स हो गए? अगर एग्जाम में सवाल पूछा रहा व्हाट इज योर नेम, तो आई एम अ बॉय लिख के आना सही है क्या? कि इट शुड हैव बीन कृष्णकांत मोदी, राइट? तो जो सवाल पूछा है एग्जाम में उसका जवाब लिखना पड़ता है, हम यही गलती करते हैं, एग्जाम में पूछा कुछ होता है, लिख के हम कुछ आ जाते हैं और फिर इंस्टीट्यूट और बोर्ड को गाली मारते हैं कि मार्क्स नहीं देते। बेटा द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं ना तो सिंपल है, इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है उसको क्या बोला जाता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, सिंपल, इतना ही डेफिनेशन है। अभी जो आपने देखा था क्लास, 2 शेयर कैपिटल है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। लॉ ने सिंप्लीफाई एक चीज की है, दोनों में से एक को डिफाइन कर दिया, एक को डिफाइन कर दिया मतलब उन्होंने बता दिया कि प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है, जो वो उसके बाद बोला कि जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो क्या है? इक्विटी शेयर्स। तो उन्होंने एक चीज डिफाइन की और एक को बैलेंसिंग फिगर बोल दिया। तो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स या व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, तो विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, ये उसका आंसर है एज पर कंपनीज लॉ। कंपनी लॉ में भी यही डेफिनेशन लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल आर दो शेयर कैपिटल विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर है? लग रहा होगा सर ये इतना फुद्दू सा है, यस ये ऐसा ही है। That brings us to next question, what do you mean by preference share capital? Preference share capital मतलब क्या होता है? Which are not equity share capital, है ना? बेटा फिर तू फीचर्स बता रहा है, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स, कैन एनीवन वांट्स टू ट्राई प्रेफरेंस शेयर कैप? आपका हुआ है क्या ये एसपीओसी बीएस में कहीं इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स? नहीं, नो, ओ ओके 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 ओके, मुझे लगा शायद आपने पढ़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको समय दे रहा था, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ। इक्विटी मतलब समझा के एक बार हाँ हाँ लिख दो अगर इक्विटी मतलब समझाए तो। व्हाट डू मीन बाय इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स आर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, चैट बॉक्स में लिख दो अगर समझाए तो मैं आगे बढ़ सकूँ।
चलो इक्विटी शेयर समझा है, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। अब उन्होंने क्या किया, कंपनी लॉ में प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग डिफाइन कर दिया। सिंपल था, दो चीज थी, एक चीज डिफाइन कर दो और दूसरी चीज बोल दो ये जो नहीं है वो ये है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब उन्होंने डिफाइन किया, प्रेफरेंस शेयर नाम में ही लिखा हुआ है, दे हैव प्रेफरेंशियल राइट, दो शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू, इनके पास में दो प्रेफरेंशियल राइट होता है, दो प्रायोरिटी होती है इनको एज कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी से पहले हम इनको पूछेंगे, हाँ आपके जीवन में क्या चल रहा, आपको क्या चाहिए, पहले इन लोगों को पूछा जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूछा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टू थिंग, पहला है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। दोनों का मीनिंग समझाता हूं मैं, 2 मिनट आराम से सुनो। मैंने बताया था, शुरू किया, दो प्रकार के शेयर कैपिटल है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब वो जो ये नहीं है, यानी जो ये नहीं है मतलब जो प्रेफरेंस नहीं है। तो प्रेफरेंस डिफाइन किया उन्होंने, प्रेफरेंस को दो प्रेफरेंशियल राइट है। प्रेफरेंशियल राइट है मतलब दे हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी, यानी इक्विटी को पेमेंट करने से पहले हम प्रेफरेंस की पेमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सर डिविडेंड मतलब क्या, पहले तो ये बताओ, ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू हम पेमेंट कर देंगे, बट व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड, कैन एनीवन वांट्स टू ट्राई? डिविडेंड मतलब क्या, डिविडेंड मतलब क्या होता है? एक स्टूडेंट ने बीच में लिख दिया था शेयर मीन्स डिविडेंड। संकल्प गुड, जो प्रॉफिट में से जो शेयर होल्डर्स को, गुड गुड शांतनु, अभी राइट ट्रैक पे चल रहे हो, गुड अच्छी बात है। बताओ सिंपल भाषा में बोला ना तो डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। जैसा ओनर अगर है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर है तो ओनर को जो पैसा लगाया हुआ है उसके ऊपर में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है कि प्रॉफिट मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो जो ओनर को प्रॉफिट मिलता है ना, दैट प्रॉफिट का पार्ट, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज डिविडेंड, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज द प्रेफरेंशियल राइट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओवर इक्विटी। इसका मतलब ऐसा हुआ, इसका मतलब अगर डिविडेंड बांटने की बारी आई, प्रॉफिट बांटने की बारी आई, तो पहले मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटूंगा कि पहले मैं इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटूंगा? पहले प्रॉफिट किसको बांटा जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। यदि बच गया तो इक्विटी को दिया जाएगा, यदि बच गया तो इक्विटी को दिया जाएगा। तो प्रेफरेंशियल राइट होता है इनके पास कि पहले डिविडेंड इनको मिलेगा, यानी पहले प्रॉफिट में शेयर इनको मिलेगा, बच गया तो इक्विटी को मिलेगा, नहीं बचा तो इक्विटी को डिविडेंड नहीं मिलेगा। दूसरा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट आई थिंक वर्ड से समझ में आता है, रीपेमेंट मतलब क्या होता है, वापस करना। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, मान लो धंधा बंद हो गया, कंपनी बंद हो गई, सबका पैसा वापस करना है। धंधा बंद हो गया मतलब क्या होता है, कंपनी क्या करती है, सारे एसेट्स बेचती है, सारी लाइबिलिटीज पे करती है। कंपनी क्या करेंगी बोलो, सारे एसेट्स बेचेंगी, सारी लाइबिलिटीज पे करेंगी। एसेट बेच के जो पैसा आया उसमें से पहले आउटसाइडर्स को पे किया जाएगा। आउटसाइडर्स मतलब पहले बैंक लोन, क्रेडिटर्स, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेशंस, ये सब पे करेंगे। उसके बाद पे किया जाएगा सबसे पहले इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस की। अगर मैं बात करूं तो इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस में पहले रिपेमेंट होगा प्रेफरेंस का, बाद में इक्विटी का। अगर बचा तो इक्विटी को पैसा मिलेगा, नहीं तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, बट पहले पेमेंट किनका होगा, प्रेफरेंस का। पहले पेमेंट किनका होगा, प्रेफरेंस का। तो ये दो अधिकार जिनके पास है, ये जो दो अधिकार जिनके पास होते हैं, ऐसे शेयर्स को कौन से शेयर्स बोला जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर्स को कौन से शेयर्स बोला जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स। दो अधिकार कौन से पेमेंट ऑफ डिविडेंड में अगर प्रेफरेंशियल राइट है, या रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप में प्रेफरेंशियल राइट है, तो ऐसे शेयर्स को कौन से शेयर्स बोला जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर्स को कौन सा शेयर बोलेंगे, प्रेफरेंस। क्लियर है? आई होप ये समझा है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने, दो थे हमारे, एक इक्विटी शेयर्स एंड एक प्रेफरेंस शेयर्स। एक बार मेरे लिए बोलो, इक्विटी शेयर्स मतलब क्या? इक्विटी शेयर्स यानी क्या होते हैं, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होते हैं, उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स को डिफाइन किया है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में प्रेफरेंशियल राइट है इनको, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू दिस टू थिंग्स, और इनको भी प्रायोरिटी मिलती है ओवर इक्विटी, बाकियों के ऊपर नहीं। बाकी तो ये भी अल्टीमेटली है तो ओनर ही, पहले आउटसाइडर का पेमेंट होगा और बाद में ओनर का पेमेंट होगा। पहले वो आउटसाइडर का पेमेंट किया जाएगा और बाद में किसका पेमेंट किया जाएगा, ओनर का। आई होप यहां तक समझा है सभी को। कोई डाउट है इक्विटी और प्रेफरेंस में तो पूछ लो, अदरवाइज नो डाउट करके एक बार चैट में लिख दो, मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ ओंकार बोल।
देखो एक सवाल मेरे को ओनकार ने पूछा है कि सर प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा इक्विटी से, क्योंकि देखो एक तरीके से आप देखोगे तो इक्विटी शेयर्स जो है ये हाई रिस्क की हो गए, क्योंकि इनका रिस्क है। अगर धंधा बंद हुआ तो सबसे लास्ट में पेमेंट होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पहले पेमेंट होगा, डिविडेंड मिलेगा तो लास्ट में मिलेगा, इनको कम मिलेगा। उसने जो सवाल पूछा है कि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वैल्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स के वैल्यू से ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। एक चीज़ और है जो डेफिनेशन में कवर नहीं है, वो फीचर में आती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। मैंने एक चीज़ बोला, ये डेफिनेशन में नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन में नहीं है, दिस इज अ फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मतलब जब हम इशू करते हैं हम तभी बोल देते हैं मैं तेरे को 12% ही रिटर्न दूंगा। कितना परसेंट रिटर्न देने वाला हो? 12। ऐसा फिक्स्ड रेट इक्विटी को नहीं होता है। तो अगर कंपनी को हेवी प्रॉफिट होता है तो इनको 12% मिलेगा, इक्विटी को हो सकता है 60-60 70-70% का रिटर्न मिल जाता, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न कम मिलता। तो इस एस्पेक्ट को अगर मैं कंसिडर करूं तो ऐसा हो जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वैल्यू कम होता है। प्लस एज वेल एज सही बात भी है ना, दोनों में से ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क ले रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ज्यादा रिस्क ले रहे हैं? बताइए कौन ज्यादा रिस्क ले रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस शेयर होल्डर? इक्विटी ना, तो उनको रिटर्न भी तो ज्यादा मिलना चाहिए। हायर द रिस्क मोर द रिटर्न, ये सुना ही होगा आपने। यस, वो जिन्होंने एक सवाल पूछा था प्राइवेट चैट में मेरे को, सर इक्विटी शेयर्स में हमें फिर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्या? इक्विटी शेयर में हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वही मैं बता रहा हूँ। उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लिमिटेड प्रॉफिट जितना है, जितना परसेंटेज डिफाइन है उतना हम दे देते हैं, और बचा हुआ जितना भी प्रॉफिट है वो हम किसको दे देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यस, उनको ज़्यादा डिविडेंड मिलने के चांसेस होते हैं। इवन वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, एसेट ज़्यादा वैल्यू पे बिक गया और लाइबिलिटी की वैल्यू कम है, तो होता क्या है कि एसेट का जितना पैसा ज्यादा बचा, ज्यादा जहां हमको 100 रुपए लेना था बट 200 रुपए बचे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 200 मिलते हैं। तो आपको नहीं लगता 100 के बदले 200 ज्यादा मिल गया? वहाँ फायदा भी हो जाता, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ऐसी जगहों पे फायदा भी हो जाता। तो यस, उनको ज्यादा भी मिल सकता है। क्लियर? जिन्होंने प्राइवेट चैट पे मैसेज भेजा उनका डाउट क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ तो एक बार वो सवाल वापस पूछ ले। बाकी जिनको डाउट नहीं है लिख दे एक बार नो डाउट, ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए गुड, वो उनका प्राइवेट चैट वालों का हो गया डाउट क्लियर। चलिए बढ़े आगे। चलो परफेक्ट, आगे बढ़ता हूँ मैं। नए, हाँ ठीक ठीक, कोई और डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस। इक्विटी के टाइप्स, बात ऐसा कोई इक्विटी के टाइप नहीं है, बट प्रेफरेंस शेयर्स हैव सर्टेन टाइप्स, देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगेन मैं आपको अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें बता रहा हूँ। डिटेल डिस्कशन आप लोग जो पढ़ोगे इसका डिटेल डिस्कशन होगा आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ में, आपके SPOC में आएगा या आगे, तब आपने इसको डिटेल में पढ़ना है। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको डिस्कस कर लूँगा। एक मिनट, यहाँ आने से पहले ना एक काम करो, मेरा पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट देना मुझे। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर? एनीवन वांट्स टू ट्राई? 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है गुड। अब बता दे, तेरे तूने नाम बोला है, 8 टाइप्स बोला है, तो क्या क्या 8 टाइप्स? अच्छा ओके, सर 8 होते हैं इतना पता है, क्या है ये नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं मदद करता हूँ आपके। देर आर एक्चुअली 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यस यू आर राइट, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बताओ क्या क्या है 8 टाइप में से? पहला, इसको डिवाइड करने के लिए ना दे आर 4 बेसिस, इसको डिवाइड करने के लिए दे आर 4 बेसिस। जो बेसिस का मतलब क्या होता है, जैसा सिंपल एग्जांपल के तौर पे, अगर मुझे आपको क्लासिफाई करना है, आपको मेरे को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो आपको डिवाइड करने के लिए कुछ बेसिस बना सकता हूँ मैं। जैसा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अगर मेरे को डिवाइड करना है तो मैं इसको डिवाइड करने के लिए कुछ ग्रुप्स या बेसिस बना सकता हूँ। वो ब्लैक में रेड पेन दिख रहा है क्या? ठीक है, स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए मैं ग्रुप्स बना सकता हूँ, जैसा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एक आपका ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, और एक हो सकता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर
एजुकेशन, जो पास्ट एजुकेशन आपने किया है उसके बेसिस पे। जैसा जेंडर के बेसिस पे अगर मेरे को बोलना है तो जेंडर के बेसिस पे क्या हो सकता है, मेल फीमेल। लोकेशन के बेसिस पे क्या हो सकता है, या तो आप नागपुर के हो सकते हो या आप आउटसाइड नागपुर के हो सकते हो, ठीक है। एजुकेशन बेसिस पे अगर मैं डिवाइड करने जाऊँ आपको, तो या तो आप स्टेट बोर्ड के हो सकते हो या आप सीबीएसई के, 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, 10th का एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। या तो आप स्टेट बोर्ड के हो सकते हो या तो आप सीबीएसई के हो सकते हो। जैसा पहला सवाल हम इससे पूछते हैं, शांतनु बेटा, जैसा आपको अगर हमको क्लासिफाई करना है तो जेंडर के बेसिस में आप मेल में आएंगे। शांतनु तेरा कहाँ रहना है, नागपुर में या नागपुर से बाहर? हाँ, यही यही का रे बेटा, यही मतलब मैं साकोली में हूँ, तू नागपुर में, यही मतलब कौन सा वाला, यही नागपुर, ओके नागपुर, ठीक है। एजुकेशन कहाँ से हुआ है तेरा, 10th का स्टेट बोर्ड या सीबीएसई? तो दिस इज हाउ वी कैन क्लासिफाई शांतनु इनटू 3 बेसिस। उसी तरह एक आधा एग्जांपल लेते हैं, जैसा अथर्व समर्थ। अथर्व बेटा, अपना जेंडर जैसे मेल में आएगा, अपना कहाँ रहना है, नागपुर में या आउटसाइड नागपुर? आउटसाइड नागपुर, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई? सीबीएसई। तो बेसिकली अथर्व समर्थ को हमने क्लासिफाई किया इस तरीके से। तो आपने देखा क्या स्टूडेंट एक ही था जो तीनों बेसिस में कहीं ना कहीं क्लासिफाई हुआ, वो तीनों बेसिस में कहीं ना कहीं क्लासिफाई हुआ। उसी तरह जब हम शेयर्स को क्लासिफाई करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को क्लासिफाई करेंगे इन 4 बेसिस में, 4 बेसिस में हर एक के 2 बेसिस है, तो वो टोटल 8 होते हैं। जो अभी करण ने जवाब भी दिया था कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यस यू आर करेक्ट। बट 8 टाइप याद कैसे रखोगे, 4 बेसिस है। बोलते चलो मेरे साथ, मन में, माइक कोई चालू नहीं करेगा, बोलो। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एरियर्स ऑफ डिविडेंड। और आखिरी है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये एक चार्ट में बनाने को मौका दूंगा आपको बाद में, ये बना लेना, क्योंकि ये याद रहेगा इसकी उम्मीद मेरे को आपसे बहुत कम है। तो ये चार्ट आपने बाद में बना लेना, उसके नीचे उसके मीनिंग भी लिख लेंगे, बट बाद में। अभी सिर्फ सुनते चलो क्या क्या है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन अगर मैं बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन 2 होते हैं। एक होता है कन्वर्टिबल, दूसरा होता है नॉन कन्वर्टिबल। कौन से 2 बोला मैंने, एक होता है कन्वर्टिबल, एक होता है नॉन कन्वर्टिबल। तो एक काम करो, हेडिंग दो ऊपर में, कॉपी में पटाख से हेडिंग दो, हरी अप। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लिख लो। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा फ्लो चार्ट बना लो, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर का ऐसा फ्लो चार्ट बना लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ फटाफट। सिर्फ वो 4 हेड्स ऊपर के लिख लेना। आपने ये कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल को ऐसे 2 लेग्स बना के लिखना, ऊपर नीचे मत लिखना, ठीक है। अगर ऊपर नीचे लिख रहे होंगे तो यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देना, डेफिनेशन में डिक्टेट करूंगा वो लिख लेना यहाँ पे। या तो ऐसे 2 लेग बना के लिख लो, या बीच में थोड़ी सी 1 आध लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन छोड़ देना, ताकि जो डेफिनेशन बोलूँ हम वही लिख पाए उसकी। हो जाए तो एक बार चैट बॉक्स में लिख लेना डन। हो गया है लिख के बेटा इतना? जो आपने पहले पढ़ा है बेटा, अगर वो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी फिलहाल ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस लिख लो, बाकी सब हमारे बोर्ड के बुक में लिखा हुआ ही है, या इसके नीचे लिखवा दूंगा मैं वो बाद में। पहले अभी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे कंसंट्रेट कर लो, इसके नीचे बाद में लिख लेना वो, ठीक है। 3 जनों का हो गया लिख के, बाकी थोड़ा फटाफट लिखिए। 2 हेड्स बना दिया आपने, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। मैं डिस्कशन चालू करूंगा, मैं जब डिस्कस करूंगा तब कोई नहीं लिखेगा, मैं डिक्टेट करके दूंगा आपको लिखने के लिए कि क्या लिखना है, ठीक है। ठीक है, डन 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 डन।
डन डन डन। भाभी का बेटा, कोई डाउट है कि आपने हाथ उठा रखा है? नीचे कर लिया, ठीक है। डन, सत्यम ने भी थम्स अप दे दिया। चलो बढ़े आगे। क्लास कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल नाम में ही लिखा है, कन्वर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन दो है, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। जब रिडम्पशन की बारी आई तो हमने उनको कैश नहीं दिया, बदले में इक्विटी शेयर्स दे दिए। बदले में क्या दे दिया उनको? इक्विटी शेयर। लिख लो, कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, जिसको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को कौन से प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे हम? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से शेयर्स बोलेंगे हम? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। नॉन कन्वर्टिबल लिख लो, नॉन कन्वर्टिबल। नॉन कन्वर्टिबल के साथ में लिख देना, नॉन कन्वर्टिबल आर दोज विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। सिंपल। जिसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो कन्वर्टिबल, जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे वो कौन से हो जाएंगे? नॉन कन्वर्टिबल। मतलब रिडम्पशन में हम उनको या तो कैश दे देंगे या डिबेंचर दे देंगे, बट इक्विटी नहीं देंगे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नॉन कन्वर्टिबल का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ विच आर रिडीम्ड इन कैश। हम डिबेंचर्स भी दिए तो वो नॉन कन्वर्टिबल होते हैं। कन्वर्टिबल का मतलब सिर्फ इक्विटी में कन्वर्ट हुए तो कन्वर्टिबल, क्योंकि ओनरशिप कन्वर्ट होनी चाहिए, स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। मैं प्रेफरेंस को अगर इक्विटी दे रहा हूं तो ओनर ही बना के रखो, पहले प्रेफरेंस ओनर था, अब इक्विटी ओनर हो गया। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर मैंने डिबेंचर्स दे दिया तो डिबेंचर्स आर नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर लेंडर टू द कंपनी। उनसे उधारी ली होती है कंपनी ने। डिबेंचर होल्डर से क्या ली होती है उन्होंने? उधारी। तो यहाँ लिखा क्या है? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स तो कन्वर्टिबल, एंड विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन कन्वर्टिबल। इक्विटी में नहीं कन्वर्ट कर सकते तो नॉन कन्वर्टिबल। क्लियर है क्या यहाँ तक? कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल के साथ कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, बढ़ते हैं आगे। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का अगर मैं बात करूं तो दे आर टू। एक होता है रिडीमेबल, दूसरा होता है नॉन रिडीमेबल, जिसको आप इरिडीमेबल भी बोल सकते हो। दो बोला मैंने, एक है रिडीमेबल, दूसरा है नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या होता है? इसको लिख लो, रिडीमेबल के नीचे मीनिंग उसका, रिडीमेबल विच आर रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, which are redeemed during the lifetime of the company। यहाँ क्या लिख? ओके, रिडीम का मतलब क्या होता है? पहले तो रिडीम का मतलब देखिए। रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट, जिसका रीपेमेंट वापस करना पड़ेगा ना। हमने जनता से पैसा लिया है, जनता पैसा वापस मांगेंगी ना। आप अगर ओनर बना रहे हो उसको तो सिर्फ पैसा ले लिया, रात गई बात गई ऐसा बोल के हम निपटा सकते क्या उसको? पैसा वापस करना पड़ेगा ना हमको। तो दैट रीपेमेंट, रिडीम इज रीपेमेंट, रिडम्पशन इज रीपेमेंट। तो रिडीमेबल मतलब जिसका रिडम्पशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हो सकता है। जैसा कंपनी का लाइफ है, एग्जांपल के तौर पे हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी 1 अप्रैल 2006 को। धंधा चल रहा है। मान लो कोई कारण की वजह से कंपनी को बंद करना पड़ गया 31/3/2012 में, बट मैंने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन 31/3/2008 को ही रीपे कर दिया था। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ रीपे हो गए, ये प्रेफरेंस शेयर्स को कौन से शेयर्स बोलेंगे हम? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिसका रीपेमेंट हमने किया ही नहीं है वो कौन से हो जाएंगे? नॉन रिडीमेबल। ऐसा नहीं है, सुनो। नॉन रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। नॉन रिडीमेबल का मतलब लिखना है तो लिख लो। नॉन रिडीमेबल, हम किसी का पैसा डुबा नहीं सकते। नॉन रिडीमेबल मतलब ऐसा नहीं है कि विच आर नॉट रिडीम्ड बाय द कंपनी, नहीं, ये गलत है। नॉन रिडीमेबल मतलब विच आर रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है? विच आर रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जो वाइंडिंग अप के टाइम पे रिडीम किए जाते हैं। वाइंडिंग अप के टाइम पे रिडीम किए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिडीमेबल। ऐसा नहीं है कि विच आर नॉट रिडीमेबल। नॉट, तुम उन्हें
लोगों से पैसा लोगे और वापस भी नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी होता। लोगों से अगर पैसा लिया है तो वापस तो करना पड़ेगा ना। वाइंडिंग अप पे वापस करेंगे तो नॉन रिडीमेबल बोला जाता है उसको। वाइंडिंग अप पे वापस करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? नॉन। अगर ड्यूरिंग द लाइफ है, वाइंडिंग अप से पहले रीपे कर दिया तो रिडीमेबल, वाइंडिंग अप पे रिडीम किया तो नॉन रिडीमेबल, वाइंडिंग अप पे रीपे किया तो नॉन रिडीमेबल। ये समझा क्या? हाँ या ना? ये समझा तो? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें एक चीज छोटी सी मेरे को और डिस्कस करनी है रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल में, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो पहले यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं है तो यस यस लिख दो एक बार कमेंट में आगे बढ़ने के लिए। नॉन रिडीमेबल फिर से समझा दूँ? ठीक है, चलो आ जाओ एक बार ध्यान से देखना। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ से। ये कंपनी का लाइफ टाइम है। कंपनी शुरू हुई थी 1/4/2006 को, ठीक है। कंपनी शुरू हुई थी 1/4/2006 को। हमने बढ़िया नया नया कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, जिसके अंदर में हमने लोगों से पैसा लिया। ये अपने लोग हैं जिनसे हमने पैसा लिया, और बदले में हमने इनको क्या दे दिया? शेयर। कौन से शेयर? प्रेफरेंस शेयर। कहाँ चला गया? ओहो, रुक जाओ, ये डायग्राम बार बार गायब होता रहेगा। हम्म। हाँ, ये कंपनी है जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है, समझ लो यहाँ पे 1/4/2006 को, जिसको वाइंड अप किया है। वाइंड अप किया हमने 31/12/2020 को, मान लो। चलो 31/12/2020 को हमने वाइंड अप किया। शुरू किया था 1/4। वाइंड अप का मतलब पता है सभी को? वाइंड अप मतलब बंद किया। अब मैंने यहाँ पे दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, एक इसको नाम दे देते एक्स, ये दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जिसको नाम दे देते वाई। एक्स को मैंने जो शेयर्स इशू किए थे ना, ये 10 साल नहीं, समझ लो 3 साल बाद रीपे करने वाला हूं मैं। और इसको जो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स दिए थे, इसको मैंने बोला ये वाइंडिंग अप पे रीपे करूंगा। 3 साल बाद मतलब यहाँ 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, मैंने एक्स को रीपे कर दिया। मैंने एक्स का पैसा रीपे कर दिया, और वाई को पैसा नहीं दूंगा ऐसा बोला था, कि वाई को पैसा वाइंडिंग अप पे दूंगा ऐसा बोला था। मैंने वाई को पैसा नहीं देना है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वाई को पैसा हम वाइंडिंग अप पे देंगे। बोलो बेटा, वाई को पैसा कब देंगे हम? और एक्स को पैसा कब दे दिया हमने? 3 साल बाद। तो जिसको पैसा हमने 3 साल बाद दे दिया, दीज आर कॉल्ड एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसको कौन से शेयर्स बोलते हैं हम? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और जिसका पेमेंट वाइंडिंग अप में किया, इसको बोला जाता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसको कौन से शेयर्स बोलते हैं हम? नॉन रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल मतलब हमने उसको पैसा नहीं दिया, कि दिया बट वाइंडिंग अप पे दिया। क्या दिया? बट वाइंडिंग अप पे दिया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये समझा क्या? परफेक्ट। ये हमारे इस पे पीपीटी पे वापस आ जाओ। क्लास, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल अगर क्लियर है तो मैं आपको एक चीज एक बम और डालूंगा। हाँ शशांक, अगर कोई डाउट है तो पूछ ले। जी बराबर। परफेक्ट, हम ओनरशिप लूज कर देंगे ना, जैसे ही आपने उसको उसका रिपेमेंट ले लिया, ऑर्गेनाइजेशन से पैसा निकाल लिया, तो विल नो लॉन्गर बी द ओनर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। आपको रिपेमेंट मिलने के बाद आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर नहीं रहते हो। गुड, परफेक्ट। और कुछ? चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो रिडीमेबल है नॉन रिडीमेबल है, इसके नीचे एक नोट लिख लेना, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट मैक्सिमम लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर। आराम से बताता हूँ।
क्या बोला मैंने? एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट, मैक्सिमम लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर। कोई भी प्रेफरेंस शेयर का लाइफ 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम लाइफ 20 साल है, मैक्सिमम। मतलब एक एग्जांपल और लेते हैं, ये 1/4/2001 है, मैंने यहां प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, मैंने यहां प्रेफरेंस शेयर इशू किया। अगेन दो लोग हैं, एक एक्स है एक वाई है। मैंने एक्स को बोला कि मैं तेरे पैसे 3 साल बाद दूंगा, मैंने वाई को बोला मैं तेरे पैसे वाइंडिंग अप पे दूंगा। मैं पैसे कब दूंगा? वाइंडिंग अप। कंपनी का लाइफ डिफाइन है कि कंपनी परपेचुअल सक्सेशन एक होता है। परपेचुअल सक्सेशन सुना है आप लोगों ने? कंपनी का लाइफ जो है वो चलता रहेगा, लोग मर जाए, लोग बदल जाए, बट फिर भी कंपनी चलते रहेगी। अरे बहुत सी कंपनी आज इंडिया में, टाटा, महिंद्रा, ये सारी कंपनी कब से है? ये थर्ड जनरेशन वाले लोग उस कंपनी को संभाल रहे। गोदरेज, ये सारी कंपनीज जो है, ये आपको नहीं लगता पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रही है? उनके ओनर बदल गए, उनके मैनेजर्स बदल गए, उनके सीईओज, उनके डायरेक्टर्स बदल गए, बट कंपनी तो वही है। दैट इज कॉल्ड एज परपेचुअल सक्सेशन। द लाइफ ऑफ द कंपनी इज इनफाइनाइट, वो चलते रहेगा अनलेस इट इज बीन वाइंड अप बाय एनी सर्कमस्टांसेस। वाइंड अप आप पढ़ोगे थियरी सब्जेक्ट्स में, वो अलग हो, उसके कारण से अगर उनने वाइंड अप कर दी तो बात अलग है, बट लाइफ परपेचुअल सक्सेशन है। तो हमने क्या बोला एक्स को कि तेरा पैसा हम 3 साल बाद दे देंगे। वाई को बोला कि हम तेरा पैसा वाइंडिंग अप पे देंगे। वाई को क्या बोला? हम तेरा पैसा वाइंडिंग अप को देंगे। बट आपको पता है क्या, कंपनी जाके वाइंड अप हुई 31/3/2050। अभी तो भी नहीं, अभी तो बीसी चल रहा, मैं और 3 साल आगे की बात कर रहा हूँ। 2050 में जाके कंपनी को मैंने वाइंड अप किया। तो मेरे को एक चीज बताओ, टोटल हमारी कंपनी का बिजनेस कितने सालों तक चल गया? 50 साल तक चल गया। अगर मैं यहां से 3 साल गिनूं तो 3 साल कुछ यहां खत्म हो जाएंगे। 31/3/2003 में एक्स का पैसा रीपे करना पड़ेगा हमको। तो ये कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हो गए हमारे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये कौन से शेयर्स हो गए हमारे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और वाई का पैसा हम कब वापस करेंगे बोले थे? वाइंडिंग अप। हमने वाई का पैसा कब वापस करेंगे बोले थे? हमने वाइंडिंग अप। बट कंपनी लॉ की डेफिनेशन क्या बोलती कि भाई कंपनी लॉ के हिसाब से इट कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर। आप उसको इशू करते वक्त बोल दो वाइंडिंग अप के टाइम पे करेंगे। अगर कंपनी 20 साल के अंदर वाइंड अप हो गई तो पैसा दे दो। क्या बोला मैंने? अगर कंपनी 20 साल के अंदर वाइंड अप हो गई तो पैसा दे दो। बट अगर कंपनी 20 साल से ज्यादा चल गई, या रादर आपके इशू से, आपके इशू के डेट से धंधा 20 साल से ज्यादा चल गया, तो उसको बीच में ही आपको वाइंड अप करना पड़ेगा। मतलब आपको वाइंड अप यानी रीपे करना पड़ेगा। वाई का पेमेंट रीपे करना पड़ेगा आपको। तो वाई के भी शेयर्स अब कौन से शेयर्स बन जाएंगे? रिडीमेबल। आपने दो उसको कमिट किया था कि मैं उसके शेयर्स जो है वाइंड अप पे रीपे करूंगा, बट कंपनी वाइंड अप ही नहीं हुई 20 साल के अंदर। ये जो है यहां से लेके यहां तक के, मैं नीले कलर से हाईलाइट करता हूं, यहां से लेके यहां तक के जो 20 इयर्स का टेन्योर है, इस 20 ईयर के टेन्योर में कंपनी वाइंड अप ही नहीं हुई। वाइंड अप तो 20 साल बाद हुई और 30 साल धंधा होने के बाद बंद हुई। बट कंपनी को हम वाइंड अप नहीं कर रहे तो वाई का रिपेमेंट नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। 20 साल से ज्यादा आप किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा अपने साथ नहीं रख सकते, कंपनी लॉ का रूल है। इस पे फिल इन द ब्लैंक्स बनने के पूरे पूरे चांसेस है। मैक्सिमम लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर। कोई भी प्रेफरेंस शेयर का लाइफ 20 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। 20 साल के अंदर हमको उसको, या 20 साल में या 20 साल के अंदर ही हमको उसको रीपे करना पड़ता है। तो राइट नाउ इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर कंपनी टू इशू नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर पाना कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल है। वो बोलते वक्त बोल देती कि वो नॉन रिडीमेबल है, बट नॉन रिडीमेबल होने के बाद अगर कंपनी का धंधा 20 साल से ज़्यादा चल गया तो वो ऑटोमेटिकली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो काय में बदल दिए जाते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप ये समझा है सभी को जो अभी हमने पढ़ा। ये जो अभी हमने पढ़ा ये समझा क्या? रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज चैट बॉक्स में नो 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 करके लिख दीजिए, नो डाउट करके, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं।
बेटा डाउट पूछने से घबराना नहीं, मैं आपको इतनी बार बोला हूँ प्राइवेट चैट का भी ऑप्शन है, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हो जो स्टूडेंट्स मेरे को प्राइवेट चैट में मैसेज भेज रहे हैं मैं उनका नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, बट डाउट पढ़ता हूँ क्योंकि मैं सभी से डिस्कस करना चाहूँगा, जो भी डाउट रहेंगे एक भी स्टूडेंट का रहे कोई दिक्कत नहीं। सभी ने नो 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 लिख दिया है, नो 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 सर नो सर, एंड आपको कोई डाउट नहीं है। चलो हाँ एक कोई पूछ रहा था, पूछ ले बेटा, जोर से बोल। क्या? हाँ देखो एक चीज हो सकता है, आपने जब कंपनी को पैसा दिया आप बोले वाइंडिंग अप पे देंगी, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, आराम से दो। कई बार हमारे साथ ये होता है ना, हमने पैसा इन्वेस्ट तो कर दिया, पैसा हमको वाइंडिंग अप पे मिलने वाला है या 20 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन जो भी सिचुएशन है, बट मेरे को पैसा अब 4 साल बाद जरूरत आ गई, आपको नहीं पता था फ्यूचर, पैसे की जरूरत आ गई, अब वाई को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी के पास जा सकता है क्या? सुचित बेटा यही सवाल है ना तेरा, यानी उसकी लाइफ खत्म नहीं हुई, उसके प्रेफरेंस शेयर्स की लाइफ खत्म नहीं हुई, बट उसको पैसा चाहिए। सेम गोस फॉर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर तो वाइंडिंग अप पे ही रिपे होता है, उसमें तो मैक्सिमम लाइफ का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो करेंगे क्या? कंपनी ने तो बोल दिया हम धंधा बंद करेंगे तभी हम आपको पैसा वापस करेंगे। एक छोटे से इक्विटी शेयर होल्डर में इतनी औकात नहीं कि वो कंपनी को बंद करवा पाए, अनलेस एंड अनटिल उसके पास 20 30 40% के शेयर हो और वो रेजोल्यूशन पास करके वाइंड अप का रेजोल्यूशन, वाइंड अप जब पढ़ोगे तब आप ये सब चीजें पढ़ोगे, तो वाइंड अप का रेजोल्यूशन पास करवा के कंपनी बंद करवा ले तो बात अलग है, बट आपके जैसे मेरे जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स है वो हम कंपनी वाइंड अप के डिसीजन पे नहीं ले जा पाएंगे, तो अगर हमको पैसे की जरूरत पड़ी तो हमको पैसा कहाँ से मिल पाएगा? हम ये जो शेयर्स होते हैं ना ये स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं। मैं रिलायंस का ओनर हूँ, मैं यदि रिलायंस का ओनर हूँ और सुचित किसी और व्यक्ति को अगर रिलायंस का ओनर बनना है तो मैं मेरे शेयर्स बेच दूंगा और वो रिलायंस के शेयर्स खरीद लेगा, तो मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा, उसको उसकी ओनरशिप मिल जाएंगी। तो अगर किसी भी शेयर होल्डर को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो ही इज ओपन टू सेल दैट शेयर इन स्टॉक मार्केट, ही इज ओपन टू, ही कैन शेयर द शेयर्स इन स्टॉक मार्केट। कोई डाउट है और सुचित? चलो और कोई डाउट तो पूछो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जरबान बोलो। हाँ बेटा आपका जो सवाल है ये मेजरली, अब आप स्टॉक एक्सचेंज की तरफ बढ़ रहे हो, बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो जैसा सुचित आप भी थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ बढ़ा दियो मेरे को, मैं आपको क्लास में स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाने नहीं वाला हूँ, ठीक है, मैं आपको चीज़ें बताते चलूँगा जो जो हमको इंपॉर्टेंट है, बट हमारे चैप्टर का नाम स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, अंडरस्टैंड दिस, स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। मैं पढ़ा दूंगा शेयर मार्केट और इस सब के बारे में, कभी अपन फोकट में रहे कभी बैठे रहे बकर मस्ती करते हुए, तो बढ़िया मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर डिस्कशन करूंगा, बट आई प्रेफर्ड कि आज हम इतना सीरियसली होकर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो ये सब डिस्कशन क्लास में, ये वाले सेशंस में नहीं करते हैं, मैं क्लास में जब फेस टू फेस रहेंगे मैं कर दूंगा वो सब डिस्कशन। बट अगर आपका जो सवाल है जरवान, सिर्फ आपके सवाल के लिए मैं बता दूं कि सर जैसा अगर मैंने ओनरशिप लेते वक्त कंपनी से 100 रुपये में शेयर खरीदा था, अब जब मैं बेचने जा रहा हूँ तो क्या मेरे को 100 रुपये मिलेंगे? हो सकता है आपको उससे ज़्यादा भी मिल जाए, हो सकता है आपको उससे कम भी मिल जाए, और डिपेंड करता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था और मार्केट में उस शेयर का प्राइस कितना चल रहा है। सीधी बात है डिमांड सप्लाई पे चलता है, मैं 100 में बेचने को तैयार हूँ, आगे वाला 100 में खरीदने को भी तो तैयार होना चाहिए, वो बोलता है नहीं मेरे को 90 में ही चाहिए और आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप 90 में बेच के 10 रुपये का नुकसान उठा के निकल जाओगे। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपने शेयर 100 में खरीदा और आगे वाला 150 रुपये में खरीदने को तैयार है, तो आप 100 में बेचोगे क्या? 150 दोगे ना उसको, 150 में दोगे, 150 लोगे, तो उतने में ही बिकेगा, उससे कम में भी बिक सकता है, उससे ज़्यादा में भी बिक सकता है, और ये सब सारी चीज़ें जो है यही तो स्टॉक मार्केट में घाटा और नुकसान में तब्दील होता है, जो आपने सुना होगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, क्यों हुआ? खरीदा कितने में बेचा कितने में, दैट इज ऑल दैट डिपेंड्स इन योर स्टॉक मार्केट। बट अगेन डोंट टच स्टॉक मार्केट राइट नाउ, पहले शेयर समझ लो होता क्या है, डिबेंचर समझ लो होता क्या है, देन विल टच दैट। करूँगा मैं वो डिस्कशन, एक टॉपिक हो जाने दो थोड़ा अच्छा, उसके बाद हम करेंगे उस पर बात। और कोई डाउट है? चलिए बड़े आगे, कहाँ थे हम? हाँ लिख लिया रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगला बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड, अरियर्स ऑफ डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो अरियर्स ऑफ डिविडेंड में दो होते हैं, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव, ठीक है। जैसा एक स्टूडेंट ने प्राइवेट चैट में भेजा है कि सर वाइंडिंग अप पे उसको उतने ही पैसे वापस मिलेंगे क्या सर? अगेन वाइंडिंग अप पे उसको उतने ही पैसे मिल सकते हैं या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, वो सब उसको इशू के टाइम पे डिफाइन किया हुआ रहता है, सेम लॉजिक जो स्टॉक मार्केट का था। ऑन द बेसिस ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से।
पहले तो अरियर्स ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है? कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद अरियर्स ऑफ डिविडेंड? अरियर्स ऑफ डिविडेंड का मतलब, अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग डिविडेंड। अरियर्स का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब आज ही मैंने बताया ना, डिविडेंड का मतलब क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे प्रॉफिट। मैं मान लो इस साल कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, कंपनी नो प्रॉफिट, लॉस है उल्टा, तो कंपनी डिविडेंड बांटेगी कि नहीं बांटेगी? ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकेंड ईयर है। यहाँ पे नो प्रॉफिट, उल्टा रादर लॉस हो गया कंपनी को। कंपनी को लॉस हो गया तो क्या डिविडेंड बटेगा कि नो डिविडेंड? फर्स्ट ईयर में अगर लॉस है तो कंपनी विल गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है, तो क्या डिविडेंड बटेगा क्या? यस और नो लिखो चैट बॉक्स में, क्या पहले साल डिविडेंड बटेगा कि नहीं बटेगा? नहीं बटेगा। परफेक्ट। नो नो नो, ठीक है, परफेक्ट, समझ आया यहां तक? अब ऐसे कोई शेयर होल्डर्स जिसको इस साल का जो डिविडेंड मिलने वाला था, एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1,000 रुपए लिख रहा हूं, ये 1,000 रुपए इस साल के मिलने वाले थे, अगर दे कैन क्लेम इन नेक्स्ट ईयर, यानी याले साल कंपनी को भरपूर प्रॉफिट हो गया, तो इस साल का तो कंपनी डिविडेंड दे ही देंगे 1,000 रुपए, प्लस एज वेल एज अगर दे कैन क्लेम प्रीवियस ईयर के 1,000 रुपए, पिछले साल जो 1,000 रुपए नहीं मिले थे अगर वो इस साल क्लेम कर पा रहे, यानी टोटल उनको जो डिविडेंड मिलेगा इस साल का भी मिलेगा और पिछले साल का भी मिलेगा, एंड टोटल डिविडेंड अगर 2,000 रुपए का मिल रहा है, तो जिनको ये अरियर्स ऑफ डिविडेंड क्लेम करने का राइट होता है ना, दे आर कॉल्ड एज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, दे आर कॉल्ड एज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हु हैव द राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अरियर्स ऑफ डिविडेंड मतलब जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग डिविडेंड बच गया था ना, उसको अगर हम नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से क्लेम कर सकते, तो दे आर कॉल्ड एज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। रादर नेक्स्ट ईयर में यहां भी नहीं हुआ प्रॉफिट, यहां प्रॉफिट हुआ, और यहां से आपने पिछले 2 साल का डिविडेंड क्लेम कर दिया, तो भी वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। वहां भी नहीं हुआ और पिछले अगले साल में और 3 साल का प्रॉफिट क्लेम किया, अगेन आप कौन से कम्युलेटिव कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो? आप कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो। आप कौन से प्रेफरेंस? पिछले साल का भी मिल सकता है और पिछले के पिछले साल का भी है, जितने साल अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला और क्लेम करने का राइट है, तो ऐसे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको कम्युलेटिव बोला जाता है। पिछले साल का रहने दो, 2 साल पहले का रहने दो, 3 साल पहले का रहने दो। अरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, अरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। क्लियर है गोपिका बेटा? समझा है डाउट आपको? ठीक है, तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है लिख लो। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, those shares who have right, those shares who have right, those shares who have right to claim, those shares who has the right to claim arrears of dividend। arrears का मतलब नहीं समझता है तो ब्रैकेट में लिख देना आउटस्टैंडिंग। अरियर्स में अगर कंफ्यूजन होता है कि सर अरियर्स मतलब क्या, तो ब्रैकेट में लिख देना आउटस्टैंडिंग। दोज हु कैन क्लेम आउटस्टैंडिंग डिविडेंड फ्रॉम द फोर्थकमिंग ईयर, आने वाले साल से हम पिछले साल का प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं, तो दोज आर कॉल्ड एज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब those preference shares who have no right to claim arrears of dividend। वहां लिख देना no right to claim arrears of dividend। हाँ जमात बोल। हाँ बेटा बोलना, सुनाई दे रहा है। नो राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड है, तो उसको हम कौन से बोलेंगे? नॉन कम्युलेटिव। उनको हम कौन से बोलेंगे? नॉन कम्युलेटिव। ठीक है, नो राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड, दोज आर कॉल्ड एज नॉन कम्युलेटिव। आगे बढ़ते हैं अगले पे। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन,
ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही पट से बाउंसर जाता। इस पे आने से पहले एक बार मैं डिस्कस करना चाहूँगा। क्लास मेरे को एक चीज़ बताओ, एक शेयर जो हम होल्ड करते हैं वो कन्वर्टिबल, नॉन रिडीमेबल और कम्युलेटिव तीनों हो सकता है क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेसिस का मतलब समझाया था, वो सारे बेसिस में कहीं ना कहीं क्लासीफाई होगा। मतलब जो शेयर है वो हम कन्वर्टिबल है, हम इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, बट वो इक्विटी में कन्वर्टिबल है, वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट रुको, सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल और कम्युलेटिव ऐसा हो सकता है। नॉन कन्वर्टिबल मतलब विच विल बी नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर, बट रिडीम हो जाएगा तो शायद कैश मिलने वाला है। प्लस अगर मेरे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगर कोई अरियर्स ऑफ डिविडेंड होता है तो मैं अरियर्स ऑफ डिविडेंड क्लेम कर सकता हूँ। तो एक प्रेफरेंस शेयर्स इन 3 हेड में कहीं ना कहीं क्लासीफाई होगा ही, साथ में यहाँ भी ये चौथे हेड में भी क्लासीफाई होगा। तो अ सिंगल शेयर कैन बी कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, नॉन कम्युलेटिव, और पार्टिसिपेशन की बात करूं तो पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेटिंग, ऐसे दो। इसके मतलब बताता हूं मैं, बट एक पर्टिकुलर शेयर या चारों हेड में कहीं ना कहीं लॉक होगा। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी ऐसी चीज है कि राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड है, तो ऐसे शेयर कौन से शेयर है, तो वो कौन से शेयर हो गए, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक शेयर होल्डर विच विल बी गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स बट दे हैव नो राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड, तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स को कौन सा प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे हम, which can be converted into equity shares but no right to claim arrears of dividend। तो which can be converted into equity shares मतलब convertible non cumulative preference shares है वो, convertible नॉन नो राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड है ना, तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है क्या यहां तक, हाँ या ना? आई होप समझा है थोड़ा बहुत कि क्या है। कि मैं थोड़ा सा डिटेल में इस बार इसलिए चला गया क्योंकि आपका ये एसपीओसी में नहीं हुआ है, बट अगेन रिस्पेक्टिव टीचर्स ये सारी चीज़ें आपको वहाँ भी उतनी डिटेल में पढ़ाएंगे। अब तक मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये रहता था कि मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाता तो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए होते थे, तो फटाफट डेफिनेशन बोलते थे, मैं आगे बढ़ जाता था, इसलिए मैंने यहाँ डेफिनेशंस लिखे नहीं है उन चीज़ों के। बट कोई बात नहीं, आपको समझे है क्या अभी तक? एक बार समझाए तो वहाँ लिख दो हाँ 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 हाँ। हाँ बेटा एक मिनट रुको, कुछ डाउट से बच्चों के ऊपर चले जा रहे। हाँ चलो, एक एक सवाल जो मेजरली बहुत से बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, एक सवाल है जो मेजरली पूछ रहे हैं जिसका क्रंच ये है, 2 जनों ने पूछे थे उनके चले गए। क्रंच यही है सर, अगर कंपनी को लॉस होता है, कंपनी को लॉस होता है और कंपनी बंद हो जाती है, तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर फिक्स डिविडेंड मिलेगा, क्या कम्युलेटिव है तो वो अरियर्स ऑफ डिविडेंड कैसे क्लेम करेंगे क्योंकि कंपनी तो बंद हो गई। बेटा बात समझो, अरियर्स ऑफ डिविडेंड तभी क्लेम होगा जब आप कभी तो भी प्रॉफिट में आ जाओगे, बट अगर आप प्रॉफिट में ही नहीं आए और लॉस हो गया तो आप तो ओनर थे, आप कंपनी के ओनर थे। ओनर को उसका खुद का पैसा वापस नहीं मिलने वाला है तो डिविडेंड की बात कहां, चाहे फिक्स डिविडेंड रहने दो। नुकसान समझो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, फायदा ज्यादा हुआ तो तुमको 12% से ही मिलेगा, ज्यादा फायदा हुआ तो 12% से मिलेगा क्योंकि ज्यादा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स ने लिया था। बट अगर लॉस हुआ, बट अगर लॉस हुआ तो लॉस है, इस वजह से आपको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। फिक्स डिविडेंड का मतलब क्या होता है, कंपनी को लॉस है तो हमको डिविडेंड पक्का मिलेगा नहीं, कंपनी को अगर लॉस है तो इनको डिविडेंड नहीं मिलता, चाहे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहने दो। कंपनी लॉस में ही बंद हो गई, भूल जाओ डिविडेंड, तुम्हारे तो पैसे भी डूब सकते। डिविडेंड छोड़ो, अगर मैंने आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी रीपे करते करते पैसे नहीं बचे, इक्विटी को भी, इक्विटी को तो नहीं दूंगा, तुम्हारे भी रोक सकता हूँ पैसे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं और आप बोल नहीं सकोगे क्योंकि आप ओनर हो, आप टेक्निकली कंपनी के ओनर हो। ये लेस रिस्की है, ये प्रेफरेंस शेयर लेस रिस्की है क्योंकि इक्विटी से कम रिस्क है, बट सिर्फ इक्विटी से कम रिस्क है, अदरवाइज इसमें भी उतना ही रिस्क रहता है जितना एक ओनर धंधा करते वक्त रिस्क लेता है। सारा रिस्क है, पैसा वापस आएगा क्या कोई गारंटी नहीं, प्रॉफिट हुआ तो पैसा मिलेगा, ये सारे रिस्क के साथ ये काम करता है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर से थोड़ा कम रिस्क है बट रिस्क ओनर का पूरा है, प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा। हाँ अगर आप कम्युलेटिव हो, आगे कभी प्रॉफिट हो जाता है तो आप अरियर्स क्लेम कर सकते हो, आप अरियर्स क्लेम कर सकते हो। वो जो 2 स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे थे उनके डाउट क्लियर हुए क्या, मैं थोड़े डाउट्स ऊपर चले गए वो,
प्राइवेट चैट में, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। वो दोनों स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर है क्या? सर अगर फर्स्ट ईयर में कंपनी वाला एक था, और सर इफ कंपनी इज इनकरिंग लॉसेस वाले, ऐसे दो डाउट थे, ठीक है। परफेक्ट, एक ने तो यस बोल दिया, दूसरा यस, चलो आ गए, दोनों के मैसेज आ गए कि उनको समझ गया, ठीक है। लॉस हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि इनको प्रॉफिट होने तक के कंपनी चले, बंद हो गई तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, चलो पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग पे आ जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहले कुछ टर्म समझने पड़ेंगे इसके लिए हमको। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी को प्रॉफिट है 1000 रुपये का, सिंपल चीज़ें आसान रखने के लिए कंपनी को प्रॉफिट है 1000 रुपये का। 1000 रुपये में से पहले मैं इंटरेस्ट दे दिया बैंक का, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया मैंने, से एग्जाम्पल के तौर पे 200 रुपये का इंटरेस्ट पे कर दिया। बैलेंस कितना बच जाएगा, 800। 800 रुपये में से मैंने मेरे जवाई लोगों को टैक्स दे दिया, से समझ के चलो कुछ 200 रुपये का टैक्स था, बैलेंस बच गया 600। इसके ऊपर मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दे दिया। प्रॉफिट था 1000 रुपये, इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स भर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बांट दिया 100 रुपये का, बैलेंस कितना बच गया 500। इसके ऊपर मैंने इक्विटी, अब ये इस पे पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक है ना, ये 500 रुपये के प्रॉफिट पे हक किसका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का तो फिक्स था, तुम्हारा फिक्स्ड है 100 रुपये खाता, 100 रुपये से ऊपर तुमको एक पैसा नहीं मिलेगा। 100 रुपये फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से कैलकुलेट करके मैंने 100 रुपये बांट दिए। तो आपको नहीं लगता पूरा बचा हुआ 500 इसके ऊपर हक किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का। बट हमने इक्विटी शेयर होल्डर को पूरे पैसे नहीं दिए, इक्विटी शेयर होल्डर को हमने 300 रुपये दिए, 200 रुपये रख लिए फॉर फ्यूचर एक्सपांशन या एनीथिंग एल्स। दिस 200 रुपये रख लिए इज कॉल्ड एज सरप्लस प्रॉफिट। एक्सपांशन, आज अगर मैं उनको डिविडेंड में कैश वापस कर दूंगा और मेरे को कल पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आपको नहीं लगता फिर मेरे को उनके पास ही जाना पड़ेगा पैसे दो। तो मैंने डिविडेंड कम बांटा, 300 रुपये भी कम अमाउंट नहीं है ना जो बांटा, तो मैंने इक्विटी डिविडेंड कम बांटा और 200 रुपये रख लिए। दिस रख लिए वाला प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सरप्लस प्रॉफिट। ये सरप्लस प्रॉफिट पे किसका हक है, चैट बॉक्स पे लिखो, ये सरप्लस प्रॉफिट पे हक किसका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हक है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक है? इक्विटी बोल रहे हैं, ई लिख दो। अगर जिनको लगता है इक्विटी दे कैन राइट ई, जिनको लगता है प्रेफरेंस दे कैन राइट पी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इक्विटी 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 इक्विटी, परफेक्ट, सीधी बात है, जिन्होंने रिस्क लिया उनका हक है, ठीक है, ये याद रखना। एक ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट। नाउ लेट्स कम टू वन मोर थिंग, सरप्लस एसेट्स। सरप्लस एसेट्स का मतलब क्या होता है, मैंने मेरा धंधा बंद कर दिया, से एग्जांपल के तौर पे दिस इज योर बैलेंस शीट, ये वाला एसेट साइड है, ये वाला लाइबिलिटी साइड है। यहाँ आपकी कुछ लाइबिलिटीज थी, ये कुछ एसेट्स थे। धंधा बंद कर दिया, तो धंधा बंद करते वक्त क्या होगा, ये सारे एसेट बेचे जाएंगे, ये सारी लाइबिलिटीज पे की जाएंगी, इसको हम सेल करेंगे, इसको हम पे करेंगे, ऐसा ही होगा ना, सारे एसेट्स बेचे जाएंगे और सारी लाइबिलिटीज पे की जाएंगी। ये सही बोला मैंने, हाँ या ना बोलो फटाफट। धंधा बंद करने का मतलब ही है पूरा एसेट्स बेचो, पूरी लाइबिलिटीज को पे करो। अब हमने क्या किया ना, हमने जो एसेट्स बेचा, एग्जाम्पल के तौर पे जो एसेट बेचा वो 5000 में बेचा, तो 5000 रुपये आए। हमने आउटसाइड लाइबिलिटी पे की, सबसे पहले तो बाहर वालों को पे करेंगे, 1000 रुपये मैंने आउटसाइडर्स को पे कर दिया, बैलेंस बच गए 4000 रुपये। मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो थे ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की लाइबिलिटी 2000 थी, मैंने 2000 रुपये पे किया, बैलेंस बच गया 2000 रुपये। इक्विटी शेयर होल्डर की गिनी गिनी 500 रुपये की लाइबिलिटी थी, 500 रुपये मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के बाद भी पैसा बच गया। हो सकता था आपके एसेट्स जो थे वो हायर प्राइस पे बिक गए, 100 रुपये की बुक वैल्यू थी, 400 रुपये में बिक गए, होता है ना, प्रॉफिट पे बिक गया एसेट, एसेट जितने का नहीं था उससे ज्यादा पे बिक गया, होता है ऐसा बहुत बार। तो आपको नहीं लगता एसेट बेचने की वजह से फायदा हो गया आपका, धंधा बंद करते करते फायदा हो गया, दिस इज कॉल्ड एज सरप्लस एसेट। 1500 इज कॉल्ड एज सरप्लस एसेट। मेरे को एक चीज बताओ, ये सरप्लस एसेट पे हक किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का? अगेन लिखो चैट बॉक्स में, हक किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का? परफेक्ट,
ज्यादा रिस्क उठाया था इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, तो हक भी किसका, इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस का फिक्स हक रहता है, इतना मिलेगा, प्रेफरेंशियल राइट भी दे और ज्यादा भी दे ऐसा नहीं है ना। तो आई होप आपको सरप्लस एसेट और सरप्लस प्रॉफिट का मतलब समझा। हाँ कुणाल बोल। हाँ सरप्लस प्रॉफिट समझाता हूँ ना एक बार। देखो क्या हुआ, तू धंधा कर रहा था, धंधा करते करते तूने 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, लिख 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट कमाया तो तूने क्या किया, इंटरेस्ट देना था बैंक को, तूने 200 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। खर्चे माइनस करेगा ना, जो भी प्रॉफिट है जो भी खर्चे हुए माइनस करेगा। रादर इसको प्रॉफिट बोलने की जगह मैं इनकम बोल देता हूँ। चल तूने इतना कमाया, इतना इनकम हुई, जिसपे तेरे खर्चे तूने माइनस कर दिया। इंटरेस्ट था 200 रुपए का, दे दिया, 800 रुपए बचा। अब 800 रुपए का प्रॉफिट है जिसपे गवर्नमेंट टैक्स मांगेंगी, तूने 200 रुपए का टैक्स भी भर दिया, तेरा बैलेंस बच गया 600। अब तू ये जो तेरा 600 रुपए का बैलेंस है, ये पूरा का पूरा 600 रुपए के बैलेंस पे ओनर का हक है। ये पूरे 600 रुपए के प्रॉफिट पे किसका हक है, ओनर। जिसमें से पहले पेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड बांटेंगे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर डिविडेंड बांटेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैंने 100 रुपए दे दिए, उनका जितना बनता था उतना निकाल के दे दिया। इक्विटी शेयर होल्डर को मैंने 300 रुपए निकाल कर दे दिया, डिक्लेयर किया, उन्होंने बोला हाँ बहुत है, अच्छे पैसे। बच गए 200 रुपए जो हमने बांटे नहीं, क्यों रख लिया। देखो आप लोगों को सेविंग समझती ना, अगर आप पूरी चीजें खर्चा कर दो या पूरी चीजें बांट दो, आगे चल के जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो किसी से मांगने पड़ जाएंगे। यू नेवर नो आगे वाला अगर हमको टाइम पे तब पैसे दे पाए। अगर हमने ही कमाया है तो रख लो ना फॉर फ्यूचर एक्सपांशन। तो कंपनी कभी भी पूरा प्रॉफिट नहीं बांटती, याद रखना। अरे कंपनी का छोड़ दो, आपके पापा से पूछना अगर बिजनेस है तो वो जितना प्रॉफिट बिजनेस में कमाते उतना पूरा पैसा घर ला लेते कि बिजनेस में कुछ रहने देते, फॉर एक्सपांशन पर्पस, फॉर इमरजेंसी पर्पस, कोई भी कारण की वजह से फ्यूचर में पैसा लगेगा तो थोड़ा पैसा कोई भी बिजनेस में रखा रहने देना चाहेगा। वही हमने किया, 200 रुपए रखे रहने दिए। ये जो 200 रुपए हमने बिजनेस में रखे रहने दिए, दीज आर कॉल्ड एज सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट मतलब दूसरी भाषा में ये बोल सकते हो, प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। ऐसा प्रॉफिट जो हमने ओनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया मतलब उसको हमने एज ए कैश के फॉर्म में वापस नहीं किया। दोज प्रॉफिट्स आर कॉल्ड एज सरप्लस प्रॉफिट। अभी भी डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। एक सवाल पूछा गया, सर इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को पैसा वाइंडिंग अप के समय ही पे किया जाता है क्या। यस, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वाइंडिंग अप के टाइम पे ही पे किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाइंडिंग अप के पहले रिपे हो सकते हैं, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स सिर्फ वाइंडिंग अप पे ही रिपे होते हैं। चलो और कोई डाउट नहीं है, बढ़ू आगे। अब मैं जो समझा रहा था सरप्लस प्रॉफिट सरप्लस एसेट अगर समझा है तो मैं आपको बता दूं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अभी जैसा आपने बोला ये सरप्लस प्रॉफिट सरप्लस एसेट पे किनका हक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। बट अगर ऐसे सरप्लस प्रॉफिट और ऐसे सरप्लस एसेट पे अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हक देते हैं तो दे आर कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग, यानी दे कैन पार्टिसिपेट इनटू सरप्लस प्रॉफिट एंड सरप्लस एसेट, दे कैन क्लेम सरप्लस प्रॉफिट एंड सरप्लस एसेट। उनको हमने एक्स्ट्रा अधिकार दिया, तो वो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाता है, पार्टिसिपेटिंग। तो लिख लो पार्टिसिपेटिंग का मतलब दोज प्रेफरेंस शेयर्स हु कैन, दोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हु कैन participate into surplus profits and surplus assets. Those preference shares who can participate into surplus profit and surplus asset. Those preference shares who can participate into surplus profit and surplus assets. Those preference share which can participate into surplus profits and surplus assets. I hope surplus profit surplus assets समझा है, जिसपे बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक था, बट उस पर हमने अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हक दे दिया तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कौन से शेयर्स बोलेंगे हम, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। वेयर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दे हैव नो राइट टू क्लेम सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस एसेट। लिख लो नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब नो राइट टू क्लेम सरप्लस प्रॉफिट्स एंड सरप्लस एसेट्स।
नो राइट टू क्लेम सरप्लस प्रॉफिट्स एंड सरप्लस एसेट्स। चलो आ जाओ, लिख के हो गया है तो ध्यान दो। कोई लिख रहा है अभी? हो गया है सभी का लिख के? हाँ पूजा, डाउट क्या है पूछो। जिनको डाउट से पूछो। पूजा, डाउट नहीं है तो हाथ नीचे कर लो बेटा। जेसन, क्या डाउट है बेटा? ठीक है, हाथ नीचे। हाँ, एक मिनट, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग पे बाद में आना। पहले मेरे को एक चीज बताओ, ये समझा है क्या सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस एसेट्स? गोपिका बेटा, सरप्लस प्रॉफिट सरप्लस एसेट्स समझा है क्या? देखो, पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या होता है, हु कैन पार्टिसिपेट, यानी दे कैन आस्क फॉर सरप्लस प्रॉफिट, यानी जब सरप्लस प्रॉफिट बचा है तो इन्होंने कंपनी को बोला कि सरप्लस प्रॉफिट में हमको भी शेयर चाहिए, हमको भी शेयर चाहिए, या सरप्लस एसेट में भी हमको भी शेयर चाहिए, हमको भी शेयर चाहिए। इनका कोई हक बनता है क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का इन पे? नहीं। बट फिर भी अगर वो हक ले सकते हैं, उनको हम देंगे भी क्यों? क्योंकि हमने उनको स्पेशल राइट दे रखा है कि यू कैन क्लेम। तो जिनको ऐसा स्पेशल राइट दे रखा है टू क्लेम सरप्लस प्रॉफिट एंड सरप्लस एसेट, उनको हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। उनको हम कौन से प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे? पार्टिसिपेटिंग। और जो ऐसा राइट, जिनके पास ये हक नहीं है क्लेम करने का, उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन पार्टिसिपेटिंग। उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो पूछो, आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज। हाँ शकीला बोलो। शकीला, यू हैव रेज्ड योर हैंड, कोई डाउट है बेटा? चलिए, आप पूछ रहे हो तो मैं रुका हूँ। हाँ बोलो। सरप्लस एसेट, चलो आ जाओ। देखिए एग्जाम्पल, एक और अच्छे से एग्जाम्पल ले ले ताकि इसको भी हम डाउट पूरा दिमाग से बाहर कर दे। बैलेंस शीट है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास में ये एसेट्स है जिसका बुक वैल्यू 1000 रुपये है, ठीक है। अब आपको इक्विटी शेयर होल्डर को मान लो 300 रुपये वापस करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मान लो 200 रुपये वापस करना है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को 300, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 200। कोई आउटसाइड लाइबिलिटी है जो 500 रुपीज है। बैलेंस शीट टैली हो गई आपकी? अब हुआ, हाँ हाँ, आवाज अटक रही है, एक मिनट, अभी आवाज बराबर है क्या? हेलो, चेक माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो। ठीक है, अब आपने जब एसेट सेल किया तो सेल ऑफ एसेट, एसेट थे 1000 रुपए के, सुनो बात समझो, तर्क देखो बातों का। एसेट थे 1000 रुपए के, बट बेचा ना, तब बेचते वक्त दीज एसेट वेर सोल्ड फॉर 1700, 1700 में बिक गए। बाप रे, 700 रुपए ज्यादा बिक गए, एसेट का प्राइस हमारा 700 रुपीज ज्यादा पे बिक गया। अब हम रीपे करेंगे, रीपे करेंगे तो हमने सबसे पहले किसको रीपे करना है? इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है, प्रेफरेंस को पे करना है, कि आउटसाइडर्स को पे करना है? सबसे पहले पेमेंट किसका होगा? ना 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 बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट है ओवर इक्विटी। हाँ एग्जैक्टली, पहले पेमेंट किसका करेंगे हम? लेस आउटसाइडर्स का। आउटसाइडर्स लाइक बैंक, क्रेडिटर्स, कोई भी और आउटसाइड लाइबिलिटी। तो 500 रुपए पे कर दिया, बैलेंस बच गया 1200 रुपए। अब इक्विटी और प्रेफरेंस में अब पहले पेमेंट किसका करूं, इक्विटी का या प्रेफरेंस का? प्रेफरेंस का। तो ये लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैंने पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 200 रुपए दे दिए, बैलेंस कितना बच गया? 1000। अब पेमेंट कर देंगे, बचा इक्विटी शेयर होल्डर का 300 रुपए का, इक्विटी शेयर होल्डर को 300 रुपए दे दिए, जिसको जितने पैसे मिलने थे मिल गए, तो भी बैलेंस बच गया ना 700 रुपए का। दैट 700 रुपए इज कॉल्ड एज सरप्लस एसेट्स।
आपको याद होगा तो मैंने यही बता दिया था, आपको 700 रुपए का फायदा है। तो दिस इज कॉल्ड अ सरप्लस एसेट। सबका पेमेंट कर देने के बाद जो बच गया, वाइंडिंग अप पे, ये सारी चीजें हमने कब की? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप पे सबका पेमेंट कर देने के बाद जो बच गया वो सरप्लस एसेट, जो बच गया वो सरप्लस एसेट। आई होप अभी क्लियर है। चलो गुड। और कोई डाउट है तो पूछो, घबराना नहीं, पूछ लो, यही पूछ लो, क्लास में ही पूछ लो। तो क्लास इतना काफ़ी है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को लिखना भी था ये चीज़ें थोड़ी शुरुआत की, वो नीचे लिख लो। चलो आ जाओ, एक फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि आप आगे अब आज हम क्लास कंक्लूड कर सके। लिखना है तो लिखते चलो फटाफट। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? वो चार्ट के नीचे या चार्ट के बाद लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? याद सीक्वेंस में रख लेना। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर इज शेयर, वो नीचे वाला डेफिनेशन पहले लिख लेना। शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। लिख लो इसको पटाख से। शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल। फिर नीचे लिख लेना इन अनदर वर्ड्स, इन अनदर वर्ड्स, फिर वो ऊपर वाला डेफिनेशन लिख देना। शेयर इज स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ऐसे ये सब आप टेक्स्ट बुक शायद आई नहीं होंगे ना, अभी तक लिए नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात, लिख लो लिख लो। मैं ग्रुप में टेक्स्ट बुक का सॉफ्ट फाइल शेयर कर दूंगा आपसे। थोड़ा फास्ट लिखो, आपके अगले क्लास का टाइम हो गया है, थोड़ा फास्ट, हरी अप। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं हटता हूँ स्क्रीन से, ठीक है? मैं हटा नहीं। अभिजीत सर के क्लास का टाइम हो गया और इवन कृतिका मैम भी आएंगे अभी, ठीक है? हाँ हाँ, जो अभी आपने लिखा ना वो करते करते लेते, सबका पिक लेते, रुको। ये लिख के हो गया है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलो, बढ़ते चलो आगे। कृतिका मैम, अभिजीत सर, दोनों सर का क्लास है, फिर अपन लेते स्क्रीनशॉट भी लेते उसका, ठीक है? जल्दी जल्दी, हो गया है? देन इसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, दो दो लेग्स बना लेना। एक तरफ इक्विटी शेयर कैपिटल, एक तरफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और इसके मीनिंग्स ना इसी के नीचे लिख लेना। इसी के नीचे मतलब यहाँ लिख लेना और यहाँ लिख लेना। इक्विटी का मतलब क्या है, प्रेफरेंस का मतलब क्या है, तो उतनी जगह आपकी बच जाएंगी, सिस्टमैटिक तरीके से भी दिखेगा। इक्विटी का मतलब क्या है वो अगले स्लाइड में दिखाता हूँ, प्रेफरेंस का मतलब अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। ये देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब ये लिख लो, अगेन स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लेना बेटा इसको आज याद से सब। और ये अभी हमने डिस्कस किया, ये आपने लिखा भी है, ठीक है? ये इतना पूरा चीज़ आप ऑलरेडी लिख चुके हो। आई होप जमता है यहाँ तक। लास्ट बार पूछ रहा हूँ बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले,
अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे. कोई डाउट है? नहीं? चलो ठीक है. गुड डे. थैंक यू.